हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमने पास्ट में क्या क्या गलतियां करी है, और उससे वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में हम क्या कुछ से सीख कर सकते हैं, जिससे हम फ्यूचर को भी अच्छा बना सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो हिस्ट्री हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं वो पूरा सच नहीं है। आधा अधूरा सच जो हमें हमेशा परोसा गया है, जो हमेशा हमें को दिखाया गया है, और जो जिस सच्चाई से हमें हमेशा दूर रखा गया है, उस सच्चाई को अब जानने का समय आ गया है। क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी अब आई हुई है, जो क्लास 8th की जो एनसीईआरटी अब नई आई हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको हमेशा बच्चों से दूर रखा गया है। लेकिन अब जो ब्रिटिशर ने किया है, जो मुगल ने किया है, और जो हमारे इंडियन रूलर रहे हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जानने का और समझने का समय आ गया है। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज उस नई एनसीईआरटी के बारे में जो क्लास 8th में इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपके साथ मैं हूं प्रभात द्विवेदी, एंड एज यू नो दैट ऊपर आका है एंड नीचे आपका काका है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे पीछे लिखा भी है, कि ब्रिटिशर ने जो छुपाया अब बच्चे पढ़ेंगे, और ये नई जो एनसीईआरटी है, क्लास 8th की एनसीईआरटी है, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा है। हमेशा मैंने बात किया है कि जो हिस्ट्री हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं वो सारी हिस्ट्री जो है ब्रिटिश वर्जन है। हमेशा ब्रिटिश का वर्जन हमने पढ़ा है। हम हमेशा, चाहे 1857 की क्रांति के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आपका 1935 का जो एक्ट आया हुआ था, या जो मुगल का पीरियड था, वो सब कुछ जो हम बात करते हैं वो इंडियन वर्जन कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और उस समय इंडिया के जो लीडर थे, जो इंडिया के राजा थे, जो इंडिया के एम्परर थे, वो उस समय कैसे काम कर रहे थे, उनका पूरा सिस्टम क्या था, उनका पूरा गवर्नेंस सिस्टम वर्क कैसे कर रहा था, उसके बारे में आज तक हमको बताया भी नहीं गया। और ना ये बताया गया है कि हमारे जो इंडियन रूलर हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या थी हमारे हिस्ट्री में। हमेशा हमने पढ़ा है कि मुगल ऐसे थे, हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो ऐसे काम करती थी, बट उस समय इंडिया के लोग क्या कर रहे थे, उस समय इंडिया के बाकी जो लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे। हमेशा जो आपने जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8th की, जिसका पहला चैप्टर है हाउ, वेन एंड वेयर, उसमें हमेशा जो हमने बात करी है वो यही बात किया है कि इंडिया में जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश वर्जन है। तो आइए, ये कुछ नया एक स्टेप भी है और इनिशिएटिव है, जरूरी भी है। हमें हमें अपने कल्चर से दूर नहीं रखना जाना चाहिए था। उसके लिए हमें खुद को जानना और अपने इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या है, पूरी पहले चीजों को समझ लेते हैं। जो एक न्यूज है आपके सामने आई हुई है वो ये है कि अब कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को क्रिटिक करते हुए उसे कम करना है हमें, और ये कहाँ पे लाया गया है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2023 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो भी कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है उसे हमें कम करना है। और वो सारा का सारा आपको बुक के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। अब हमें क्या करना है, जब हम इसे कम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इंडिया जो हमारा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि इंडिया कि हम यहाँ पे रहते हैं तो भारत के निवासी हैं, तो हमको भारत का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना जरूरी है कि इतिहास में जो इंडियन पर्सपेक्टिव है इतिहास का, वो क्या है, वो कैसा है, उसको भी समझना जरूरी है। इसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ब्रिटिश लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स कैसा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि हम यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो कॉलोनियल माइंडसेट से हमारा इंडिया फ्री एजुकेशन में कैसे आया, इसके बारे में भी आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्लास 8th की एनसीईआरटी है उसका नाम अब नया क्या होने वाला है। नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसके बारे में अब ये आपको इस नाम से बुक मिलेगी, जो आपकी सोशल साइंस की बुक होगी, अब आपको इस नाम से एक बुक मिलने वाली है। और ये जो आपका नया करिकुलम आया है 2025-26 का, अब से ये इंट्रोड्यूस हो गई है और ये कुछ स्कूलों में पहुंच भी चुकी है, और जहां नहीं पहुंची है वहां पे धीरे धीरे पहुंच जाएगी। इसमें हमें समझना क्या होगा, मेन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, मेडाइवल जो इंडिया है, मुगल पीरियड है, और जो कॉलोनियल एरा है, इसमें कुछ अपडेट हुआ है, क्या चेंज हुआ है, उन सब अपडेट को, चेंज को हम देख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बाबर के बारे में हमेशा हमने बात किया है कि बाबर बहुत कट्टर था, बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, बट एनसीईआरटी के अंदर कुछ फैक्ट है जिनको छिपाया गया है। कहीं नहीं बताया गया कि बाबर एक रूथलेस था। रूथलेस मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा निर्दयी भी था। बहुत से उसने मंदिर तोड़े, बहुत से उसने लोगों को कन्वर्जन भी करवाया। तो इस तरीके का जो इस पर है, तो वो अब आपको एनसीईआरटी के अंदर भी आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। ये अपडेट भी नया आया है। इसके अलावा हमेशा कई बुक में आपने पढ़ा होगा कि अकबर महान, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि अकबर महान नहीं था, बट अकबर महान के साथ साथ यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि ब्रुटल या टॉलरेंट,
मतलब अकबर ने ब्रुटलिटी भी दिखाई है। तो सिर्फ महान बोलना काफी नहीं है, वो आधा सच हुआ। जब हम उसके पूरा कंप्लीट जानना चाहेंगे तो यहाँ पे समझ में आया कि अकबर कहीं ना कहीं ब्रुटल भी था। तो ये भी आपको अब एनसीईआरटी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। औरंगजेब के बारे में अगर बात किया जाए तो उसने काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है इसको डिमोलिश किया था। तो इसके बारे में भी एनसीईआरटी में हमेशा छिपाया गया आज तक। बट जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर इस चीज को भी साफ साफ लिखा गया है, काशी विश्वनाथ टेम्पल को भी डिमोलिश किया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन एक पॉइंट और है, जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी बुक आने वाली है, उसमें उसमें नो ब्लेम फुट नोट भी ऐड किए गए। अब ये क्या होते हैं? सिंपल सी बात ये है कि हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम किसी में कमी नहीं निकाल रहे हैं कि ये गलत है या वो सही है। हम एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। आधा अधूरा जो सच होता है वो हमेशा घातक होता है, खतरनाक होता है, हर किसी के लिए खतरनाक होता है। जब कहीं डिबेट करने के लिए बैठते हैं तो आपको तब समझ आता है कि एक और माइंडसेट है अकबर का, ये भी एक वर्जन है जो हमें पता नहीं था, औरंगजेब का ये भी वर्जन है जो हमको पता नहीं था। तो इस तरीके से अब आपको एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। यहाँ पर लिखा सो दैट सेंस ऑफ बैलेंस एंड इमोशंस इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड मेंटेन। सिंपल सी बात यह है कि एक आप बैलेंस वे में रहें, क्योंकि मान लेते हैं जो बच्चे आगे चलकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले हैं या आगे चल के आप कुछ भी काम करेंगे, तो अगर आपके पास दोनों वर्जन नहीं पता है किसी भी मैटर का, अगर आपको दोनों वर्जन नहीं पता है, एक तरफा नॉलेज लेकर के, एक तरफा चीजों को समझ करके अगर आप डिसीजन दे रहे हैं, दैट मींस वो आपका आधा अधूरा सच होगा और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी। इसलिए दोनों इंफॉर्मेशन लीजिए कि अगर अकबर महान है तो अकबर कहीं ना कहीं रूथलेस भी था, अकबर कहीं ना कहीं ब्रुटल भी था। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है और अब कहीं ना कहीं ये एनसीईआरटी के अंदर आप भी आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल रूल। ये अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हमेशा जिन बच्चों ने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि हमारे यूरोप में, जो पूरा यूरोप है, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ था? ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब जो एनसीईआरटी आई है उसमें एक और फैक्ट को खोला गया है और वो ये बोला गया है कि ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की पॉलिसी नहीं थी, उसके पीछे सबसे बड़ी पॉलिसी ये थी कि वेल्थ लूटेड फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया से पैसा लूटा गया था, उस पैसा को लूटने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। तो इसके मतलब उनके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीछे भी कहीं ना कहीं इंडिया से लूटे हुए धन का भी रोल है। ये भी अब आपको फैक्ट कहां पर देखने के लिए मिल जाएगा? एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा विल ड्यूरेंट का एक व्यू है, अमेरिकन हिस्टोरियंस थे, उनका व्यू है, उन्होंने अपनी बुक में स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया, इसके अंदर भी ब्रिटिश जो इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था रिसोर्स का हमारे इंडिया के, उन चीजों के बारे में भी बताया गया है। एक और चीज समझिए, प्लंडर एंड एक्सप्लॉइटेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लंडर जस्ट नॉट इंडियन रिसोर्स। सिर्फ उन्होंने इंडिया के रिसोर्स को नहीं लूटा है, इंडिया के रिसोर्स को बर्बाद नहीं किया है। इसके अलावा पता है आपको क्या काम उन्होंने काम किया है? इसके अलावा उन्होंने डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्री। इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, खादी जो इंडस्ट्री थी, हैंडलूम जो इंडस्ट्री थी, जो आपके हैंडमेड जो आप प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचते थे, उनको भी खत्म किया है। क्यों खत्म किया है? यहां से रॉ मटेरियल लेकर के ब्रिटेन जाया करते थे और वहां से सिल्क बना करके सस्ते दाम में यहां बेचा करते थे। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से भी उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्री को भी बर्बाद किया है, डिमोलिश किया है। साथ साथ में बहुत सारे टैक्सेस भी इंडिया पे लगा दिए गए हैं। तो देख रहे हैं आप कि एक तो धन लूटने वाला भी काम, जो मैंने आपको यहाँ पिक्चर दिखाई है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कहीं ना कहीं एक गटर में जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। दूसरी बात, जो आपका इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्री है, उनको भी खत्म करने का काम इस गवर्नमेंट ने उस समय किया था कॉलोनियल पीरियड के अंदर। सब बच्चों को आई थिंक पता होगा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में आती है और आकर के वहां के ट्रेडिशन, वहां के कल्चर और वहां के सिस्टम को बदल देती है और अपने कस्टम, अपने ट्रेडिशन और अपने रिलीजन को थोपने का काम करती है, उसे बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। तो बेसिकली इंडिया कहीं ना कहीं एक टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी बना हुआ था। ठीक है, यहां पे आगे बात करेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, अगर जो फ्रॉम इंडिया के बारे में बात करेंगे। एक उत्साह पटनायक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी, इन्होंने अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन ओपन करी है। उन्होंने ये बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से 45 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर इंडिया से लूटा था। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, आप समझ लीजिए। और इस अमाउंट को उन्होंने और एक्सप्लेन किया है और ये बताया है कि ब्रिटेन की जो जीडीपी है 2023 में, उसका अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम है ये पैसा। सोचिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्रेजेंट टाइम में 2023 में जो गवर्नमेंट है उसकी जो जीडीपी है, उसका 13 गुना पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब से लेकर कब तक? 1765 से लेकर 1938 तक लूटा है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो सोचिए, अगर ये पैसा हमारे इंडिया में आज होता तो हमारा इंडिया कितना आगे होता। सुपर पावर हम बहुत पहले बन चुके होते। नाउ आगे बात करेंगे, हाउ वाज दिस वेल्थ ड्रेन्ड। हैवी टैक्स लगाया गया,
इसके अलावा और क्या काम किया गया, रेलवे, टेलीग्राफ, वॉर्स, इसमें क्या किया गया, यहाँ पर इस पैसे को यूज किया गया और इसके बाद लोगों से वापस टैक्स के फॉर्म में रिकवर किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से लोगों को चूसने वाला काम किया गया है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाया करता था, तो सोने की चिड़िया बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं था। सोने की चिड़िया बोलने का मतलब ये था कि जो हमारे आर्ट एंड कल्चर था वो भी इतना स्ट्रांग था जिसे सीखने के लिए पूरी दुनिया हमारे यहाँ आया करती थी। बस उसको भी लूटा गया, पैसा भी लूटा गया। तो किसी भी तरीके से हमारे इंडिया को खोखला करने की में कोई भी कसर छोड़ी नहीं गई है। यहाँ पे आगे देखेंगे ना, तो क्रिश्चियनाइजेशन एंड कल्चरल डिस्ट्रक्शन, सिर्फ पैसा नहीं लूटा गया, इसके अलावा जो हमारे इंडियंस थे बच्चों, उनको कन्वर्ट किया गया है क्रिश्चियनिटी में। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया था। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन भी किया गया, सिर्फ ट्रेड करने के लिए यहाँ पे नहीं आए थे। इसके अलावा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था कॉलोनियल पीरियड का एक सबसे बड़ा फीचर भी होता है, तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला भी काम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सब बच्चों को पता होगा कि पोर्तुगीज वास्को डी गामा कहाँ पे आया, कलकट में आया। बट ये नहीं बताया गया कहीं भी आज तक कि वास्को डी गामा जब कलकट में आया तो उसने अटैक किया था ट्रेडर्स पर और बॉम्बिंग की थी सिटी पे। ये कभी नहीं बताया गया कि उसने, हमें लगता है ना कि आया कलिकट में, स्वागत किया गया, सब कुछ इन ऑल दैट, बट रियलिटी में जो अब यहाँ पे ओपन किया गया है वो ये है कि बॉम्बिंग भी करी है और लूटने वाला भी काम वास्को डी गामा ने किया था। इसके अलावा सब बच्चों को पता होगा फ्रेंच का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है डुप्लेक्स। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उसको आपको चल जाएगा पता। डुप्लेक्स के बारे में अगर बात करें तो उसने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी है। पौंडुचेरी में एक वेदापुरेश्वर टेम्पल था, उसको भी डेमोलिश करने का, बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है। तो ये फ्रेंच रूलर हैं, कोई ये भी अपनी अपनी जिनकी फैक्ट्री थी, आपको पता होगा कि जो हमारे इंडिया में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पोर्तुगीज थी, फ्रेंच थी, डेनिश थी, डच थी, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी। तो इन फैक्ट्रीज में अगर देखा जाए तो इन लोगों ने ऐसे काम किया है ना। आगे अगर बात करेंगे ब्रिटिश जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, क्या क्या चेंज किए गए समझिए। ट्रेडिशनल विलेज सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस क्या होता है, लोकल पंचायत समझ लीजिए। जिन बच्चों ने अभी भी अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, सबसे नीचे क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ पे जो सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है ये लोकल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है। पहले क्या होता था कि हर एक जो पंचायत हुआ करता था उसका अपना एक गवर्नेंस सिस्टम था। बट होता क्या है कि सेंट्रलाइज सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। और इसके बाद ये हो गया यहाँ पर कि जो आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, जो ये आपका पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम लाया गया, वो एक एक्सपेंसिव भी था, कॉम्प्लेक्स भी था। इसके अलावा ये इंग्लिश में चलता था। सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश में चलता था, जिससे कि जस्टिस लोगों के लिए होना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब जो गांव का आदमी है हमारे इंडिया का, वो बेचारा लोकल लैंग्वेज जानता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज को जानता है। अब देसी भाषा जानने वाला भोजपुरी का आदमी है, का हाल बा, उसको ये समझ में आता है। उसको समझ में नहीं आता कि व्हाट अबाउट यू, ये समझ में उसको नहीं आता है ना। तो अगर उसको अपनी भाषा में समझना है तो उसे क्या होगा, उसको उसकी भाषा में समझाइए, तभी उसको लगे कि हाँ हमेशा जस्टिस हुआ है। बट वहां पर जो भी प्रोसीडिंग्स चलती थी वो इंग्लिश में चला करती थी, हे ब्रो व्हाट्सअप काइंड ऑफ। तो इससे क्या हुआ, लोगों का जो जस्टिस था वो अपने आप में दूर हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि जबरदस्ती थोपा जा रहा था उन लोगों पर इंग्लिश को। इसके अलावा अगर बात करेंगे ट्रेडिशनल एंड ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहले अगर बात करेंगे इंडिया में पाठशाला थे, मदरसे थे, विहारास थे। ये सारे के सारे आपके बौद्ध विहार आपने देखा होगा, तो ये सारे थे। लेकिन बाद में जब इन सेंटर को क्या कर दिया गया, ये ऐसे थे जो कॉस्ट इफेक्टिव थे, यानी कि लोगों के पहुंच के अंडर में थे। बट होता क्या है कि मैकॉले भाई साहब आते हैं, मैकॉले भाई साहब आकर के इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। और क्या चेंज किया मैकॉले ने आकर के, मैकॉले आए और इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश को इम्पोज करना शुरू कर दिया इंडियंस पे। और सबसे बड़ी बात, ये सबको पता है कि मैकॉले ने इंडियन पर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, और सुनने को यही मिला था कि हाँ मैकॉले ने सब बोला कि इंडिया में जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में भी होनी चाहिए। बट एक पॉइंट जो हमेशा छिपाया गया है वो ये है कि मैकॉले का एक थॉट था, वो ये थॉट था इंडियन हु आर इंडियन इन अ ब्लड एंड कलर, जो भारतीय होंगे वो रंग से और खून से तो भारतीय होंगे, लेकिन टेस्ट से, मोरल से, इंटेलेक्ट से और ओपिनियन से इंग्लिश होंगे। यानी कि उसका ये थॉट था कि हम अंग्रेजी ऐसे सिखा देंगे लोगों को कि क्या होगा कि आपके अंदर खून और कलर तो आपका भारतीय होगा, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होगा वो पूरा पूरा आपका इंग्लिश हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन है वो आज भी देखने के लिए मिलता है। कहीं ना कहीं हम हमेशा इंग्लिश को एक ये मान के चलते हैं कि ये एक सुप्रीमेसी की निशानी है, अगर जो इंग्लिश नहीं बोल पाता है मतलब वो बेकार है। तो ये थॉट आज से नहीं है, ये थॉट मैकॉले का दिया हुआ, और उस मैकॉले के थॉट को हम आज भी आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, अगर कोई बोलेगा ना कि मुझे हिंदी में बोलना अच्छा लगता है, मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता हूं, तो मतलब आप वो उतने एडवांस नहीं हो, आप इतने फॉरवर्ड नहीं हो। बट वहीं अगर आप गिटर पिटर इंग्लिश में बात कर रहे हो
तो मतलब हाँ सब अच्छा है और आपको ले जाएगा, डजंट मीन कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ये जो थॉट था वो किसका था, मैकॉले का था, जो आज भी देखने के लिए मिलता है हमें हमारी अपनी भाषाओं पे। आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, और सबसे मजे की बात यह है कि शेड्यूल लैंग्वेज जो 22 लैंग्वेज है उनमें से इंग्लिश को ऐड नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी इंडिया के अंदर इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जिसके बारे में भी अब यहाँ पर बात किया गया है। देखिए साफ से लिखा हुआ है कि इंग्लिश वॉज प्रमोटेड एज ए सिंबल ऑफ सुपीरियोरिटी, सुपीरियर दिखाने के लिए। जो इंग्लिश बोलता है अच्छा इंसान ही होगा, भले ही 10 गलतियां बोले लेकिन इंग्लिश में बोला है ना तो अच्छा ही बोला होगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश में बोलना ही सब कुछ होता है। आप लैंग्वेज क्या होती है बच्चों, लैंग्वेज होती है वे ऑफ कम्युनिकेशन। डजन मीन कि आप इंग्लिश में समझा रहे हो, डजन मीन कि आप हिंदी में समझा रहे हो या तमिल में या भोजपुरी में समझा रहे हो, सामने वाले को अगर समझ में आ रहा है तो वही इंपॉर्टेंट है और वही कंप्लीट भी है। इंग्लिश बोल करके मान लेता हूं कि मैं इंग्लिश में बोलना यहाँ पे शुरू कर दूं और सामने यहाँ पे बैठा हो बच्चा तमिल का, तो बोलेगा ये ना पोड़ा, समझ भी नहीं आ रहा है, वो ना वो मैं समझा पा रहा हूँ ना मैं उसको समझा पा रहा हूँ, ना हम दोनों का कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, वो यन्ना पोड़ा बोल रहा है, मैं व्हाट्सअप बोल रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। या यहाँ पर मैं ऐसे, अब समझिए आपने देखा होगा आज के टाइम पे वैसे ऐसी चीजें हो रही हैं कि आप लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, लोगों को समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो मेन हमारा यहाँ फोकस क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझाना है, बच्चों को कॉन्सेप्ट में समझना आना चाहिए। डजंट मीन कि आप इंग्लिश में समझा रहे हो या हिंदी में समझा रहे हो, जिस भाषा में सामने वाला कंफर्टेबल है आप उस भाषा में समझाना आपको आना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए मैकॉले का ये आइडिया था। आगे क्या लिखा, क्रिएशन ऑफ द न्यूली एजुकेटेड एलाइट क्लासेस। इंग्लिश वाले क्या हो गए, एलाइट क्लास बनाए गए, जिससे कि उनका ये खाली मेन था कि हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे जो सिलेबस हैं वो हम ब्रिटेन से लेके आते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। अच्छा क्यों ना हो, अगर हम इंडिया में ही अपने स्लेव्स तैयार करें जो इंग्लिश बोलते भी हों, काम भी करते हों और पैसा भी कम लेते हों, तो इसलिए स्लेव क्रिएट किए गए जो इंग्लिश बोलते थे लेकिन कलर से इंडियन थे। नाउ आगे बात करेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट हमेशा छिपाया गया है, इंडिया के जो राजा हैं, जो इंडिया के रूलर्स हैं, लाइक शिवाजी महाराज, जो पूरा मराठा एम्पायर है बहुत पावरफुल था, बट उनके बारे में आज तक कभी नहीं बताया गया एनसीईआरटी के अंदर। हमेशा छोटी मोटी लाइन लिख करके कुछ पैराग्राफ्स में लिखे खत्म कर देते हैं, बट अब इनके बारे में भी खुल के बात हो रही है एनसीईआरटी के अंदर कि हाँ शिवाजी महाराज ने क्या किया है, कितने पावरफुल थे। क्योंकि वीर गाथा जब आप बताओगे, जब छोटे बच्चे वीर गाथा पढ़ेंगे तब उनके अंदर वो एक आता है सेंस कि हाँ हमें कैसे कैसे काम करना है। नहीं, यहाँ पे देखते हैं राइज ऑफ मराठा, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ब्रिटिश डिफीटेड द मराठास टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया, नॉट डायरेक्टली द मुगल, तो इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा अब यहाँ पे लिखा हुआ शिवाजी के बारे में, शिवाजी डिपिक्टेड एज अ रिलीजियस, ब्रेव एंड विजनरी लीडर। ये पॉइंट हमेशा हम बाकी लीडर्स के लिए जो हमारे इंडिया के हैं भी नहीं उनके बारे में, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो इंडिया के लीडर्स हैं, जो हमारे इंडिया के रूलर्स हैं, जो हमारे इंडिया के सूरवीर हैं, उनके बारे में बात बहुत कम होती है। साफ लिखा हुआ है कि जो शिवाजी महाराज थे वो एक धार्मिक थे, बहादुर भी थे, और एक बहुत विजनरी सेंस उनके पास था कि हमें कैसी चीजों को आगे बढ़ाना है, एक अच्छा उनके पास माइंड था। तो इसके बारे में अब यहाँ पे बात होगी, और जब यहाँ पे बात होगी तो ऑटोमेटिक बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ मराठा अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने इंडिया के लिए क्या कुछ किया है। स्ट्रेंथन द आर्मी एंड नेवी, नेवी और आर्मी को भी इन्होंने क्या किया था, स्ट्रेंथन किया था। जब सूरत की लूट हुई थी, सूरत की लूट के पीछे, क्योंकि आपको पता होगा सूरत कहीं ना कहीं कॉलोनी थी, किसकी कॉलोनी थी, किसकी फैक्ट्री थी, ब्रिटिश की फैक्ट्री थी। तो आप उन्होंने ब्रिटिश की फैक्ट्री से, सूरत से 1 करोड़ रुपए लूटे। इसके अलावा क्या है, बट यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि लूट तो हुई थी लेकिन किसी भी धार्मिक प्लेस को डैमेज नहीं पहुंचाया गया था, यानी कि हमारे जो रिलीजियस आर्किटेक्चर है उसको प्रिजर्व रखने वाला काम भी इन्होंने किया था। इसके अलावा अगर देखा जाए, शिवाजी एंड अहिल्याबाई होलकर आर गिवन द हाईलाइट रिलीजियस हार्मनी, जो धार्मिक समानता है उसको, सामंजस्य को बना के चलने वाले ये महान व्यक्ति थे। इसके अलावा हिंदू कल्चर और टेंपल को भी इन्होंने प्रिजर्व किया था। तो इनके बारे में भी अब एनसीईआरटी के अंदर चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया राइज ऑफ मराठा करके, ताकि आप यहाँ भी पढ़ पाएंगे। साथ में एक और इंपॉर्टेंट आएंगे लीडर, अहिल्याबाई होलकर, जिनके बारे में मैंने अभी पीछे लास्ट में मैंने आपने बात किया था। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि टेंपल, घाट और आपके रोड ये सब बनवाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए, इन्होंने बनवाया था काशी विश्वनाथ टेंपल, जिसको औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसको भी इन्होंने रिबिल्ड करवाया था। और इसके अलावा सोमनाथ जो टेंपल था जिसको रिबिल्ड करवाया था, जिसे महमूद गजनी ने क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। सोमनाथ के बारे में आपने पता होगा, तो इनको भी इन्होंने काम किया था। अब इसके बारे में आपको पता भी नहीं है, अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में आपको पता भी नहीं है कि इन्होंने क्या काम किया। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में बात होती भी नहीं है। तो बट अब जो एनसीईआरटी में बात होगी तो आपको सारी इंफॉर्मेशन भी चलेगी पता कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बट
बट इंपॉर्टेंट ये है कि डार्क साइड ऑफ द हिस्ट्री, ये पॉइंट ये है, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री कैन नॉट बी डिनाइड। इतिहास जो हुआ है, आप देखिए इतिहास जो हुआ है, चाहे वो आधा हुआ हो चाहे पूरा हुआ हो, इतिहास तो इतिहास है। बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। अगर आप आधा सच लेके आगे बढ़ोगे तो इनकम्प्लीट सोसाइटी बनेगी, और अगर आपको दोनों सच पता होंगे, अगर दोनों कहानी के पहलू पता होंगे कि ये भी क्या है और ये भी क्या है, तो आपको पता रहेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इसीलिए इतिहास को आप डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि ये गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना जरूरी है। इतिहास से पढ़ के ही आप अपने फ्यूचर को और अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हो, तो इसलिए जरूरी होता है, पता होना चाहिए अपने इंडिया के बारे में। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि बट इट्स रॉन्ग टू ब्लेम एनी करंट इंडिविजुअल। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको लगता है यार कि ये इंसान तो बहुत गलत था, बहुत बर्बाद था, बहुत खराब था, तो आप किसी कम्युनिटी को, किसी भी इंडिविजुअल आदमी को आप करंट में जो हैं उनको ब्लेम नहीं कर सकते। नेशन फॉर वॉट हैपेंड इन द पास्ट, जिसके लिए पास्ट में जो गलतियां हुई हैं, तो आज जैसे बहुत से आपने देखा होगा कहीं कहीं कि पास्ट में जो गलतियां हुई उसकी वजह से हम आज भी इन चीज़ों पे हेट फैला रहे हैं, तो वो गलत है। तो हमें हेट नहीं फैलाना है, बस हमको एज अ फैक्ट उनको लेना है कि रियल फैक्ट क्या था और फेक फैक्ट क्या था। तो उस फैक्ट के तौर पे आपको चीज़ों को लेना है, उस फैक्ट के बिहाफ पे आपको किसी पर जज नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना कि तुम्हारे पूर्वज ये हैं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके कुछ ब्लेम करना शुरू कर दें, दैट्स नॉट राइट। आगे यहाँ बात करेंगे अब कैसी चीजें आगे बढ़ेंगी। ये वाली बुक है जो क्लास 8th की है और ये इंट्रोड्यूस की गई है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, एक सिंगल बुक रहेगी ताकि हर बच्चे को एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, गवर्नेंस, कल्चर विल नाउ आर टॉट टुगेदर, एक साथ एक बुक के अंदर पढ़ाई जाएंगे ताकि बच्चों को समझ में आएगा कि कैसी चीजों को आगे बढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। चिल्ड्रन शुड बी नॉट जस्ट बी फिल्ड विद द फैक्ट, सिर्फ उनको एक फैक्ट से नहीं भर देना है, उनको यही बताना है कि उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग और कहीं ना कहीं इंपावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता है। दिस विल बी हेल्प स्टूडेंट गेन अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, इंडिया की होलिस्टिक इंफॉर्मेशन के बारे में, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। क्योंकि सच्चाई बात यह है कि जब आप सारे फैक्ट सामने रख दोगे तो बच्चा ऑटोमेटिक, उसका माइंड ऐसा शार्प बन जाएगा कि वो खुद से ओपिनियन क्रिएट कर लेगा कि हाँ ये सही था कि ये सही था। इसलिए कहानी के दोनों पहलू आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि बाकी जो चीजें थी जो हमने अभी तक पढ़ा वो सब गलत है, वो गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है। और अब जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन जो है उसी इन्फॉर्मेशन के साथ इसको भी एड ऑन किया गया है ताकि आपको दूसरा पहलू भी कहानी का पता चले। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है जो अब एनसीईआरटी इस चीज को ले रही है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे किस टॉपिक को लेकर के, किस सब्जेक्ट को लेकर के हम वीडियो लाएं उसमें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार।